चलो। नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूं। माई स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बतला रहे हैं आर्ट डायरेक्टर रंगराव शामराव चौगुले। नमस्कार, मेरा नाम रंगराव शामराव चौगुले, मैं आर्ट डायरेक्टर हूँ। 2018 से एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी पद पे हूँ। अभी मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बताऊंगा। मेरी कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से आया, कैसे आया। मैं कोल्हापुर ज़िले में महाराष्ट्र के अंदर पन्हाळा तालुका है, वहाँ पर मेरा पैदा हुआ। वहाँ से मैं यहाँ पर आया। तो आपको तो पता होगा, पन्हाळा इतिहास के अंदर पन्हाळा के अलावा शिवाजी महाराज का कोई इतिहास ही पूरा नहीं हो पाता है। उस पन्हाळा तालुका से हूँ मैं। वहाँ पे मेरा बचपना गया। वहाँ पर मैं स्कूल में जब था तो 10वीं के बाद मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे। 10वीं तक मेरी पढ़ाई मेरे गांव में हुई। उसके बाद आगे पढ़ाई का क्या करना, इसके बारे में कुछ नहीं नज़र आ रहा था। तो हमारे गांव के एक सरपंच थे, खांडेकर साहब, उन्होंने मुझे नारिंगरे गांव भेज दिया। वहाँ पे मेरे प्रिंसिपल थे शंकरराव चौगुले। उन्होंने वहाँ पर मुझे लेके गया। वहाँ पर उन्होंने मेरे को रखा। 11वीं 12वीं मेरी वहाँ पे पढ़ाई हुई। उसके बाद में मैं 12वीं पास होने के बाद मैं सीधा गांव चला आया, क्योंकि मेरी दुर्भाग्यवश कहानी ये रही कि 12वीं तक मैं पास होने तक मेरे जो प्रिंसिपल थे चौगुले साहब, वो भी एक्सपायर कर गए। तो मुझे लगा कि भैया आगे आपका कोई नहीं है, क्योंकि हालांकि घर की तो परिस्थिति एकदम खराब ही थी, चल रही थी। तो इस सिचुएशन में क्या करूँ करके घर में जब आया तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सब बंद था। क्या करना चाहिए, 12th पास, डिग्री, बस कुछ नहीं है। कॉलेज के लिए गया, विवेकानंद कॉलेज में एडमिशन के लिए गया तो 27 रुपये मेरे जेब में नहीं थे। 27 रुपये न होने के कारण मुझे वहाँ से वापस लौटना पड़ा। एक बंदा है मेरे गांव का, उन्होंने मेरे को मुंबई लेके आए। टिकट का पैसा भी उन्होंने लगाया। टिकट का पैसा भी मेरे पास नहीं था, जबकि गांव से कोल्हापुर तक का पैसा 95 पैसा था टिकट, और मुंबई का 51 रुपये था। वो पैसा भी मेरे पास नहीं था। वो दिनकरराव कांबळे करके मेरे गांव के ग्रस्त सदग्रस्त, उन्होंने मुझे यहाँ लेके आए। 1980 में मुंबई आया। मुंबई आने के बाद क्या करूँ, इधर भी तो नौकरी नहीं थी, डिग्री कोई भी हमारे पास नहीं थी। तो डिग्री की नहीं तो कहाँ जाने का। तो मेरे मामा के लड़के वो आरके स्टूडियो में काम करते थे, तो उनके पास पहुँच गया। उन्होंने बोला, भैया यहाँ पर तो ऐसा सारा काम आपको करना पड़ेगा, हेल्पर का करना पड़ेगा या पेंटिंग में करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने बोला, हाँ भाई करूँगा, पापी पेट पालना है तो पैसा मिलेगा ना। तो बोले हाँ पैसा तो मिलेगा। हमारे वाला पैसा मिलेगा तो मैं काम करूँगा। और फिर मैं इंडस्ट्री में आ गया। तब मेरे को 13 रुपये रेट था। 13 रुपये मजदूरी मुझे बहुत लग रही थी ज़्यादा, क्योंकि जब मैं गाँव में था तो 2 रुपये 10 पैसे मैंने काम किया था 8-8 घंटा। तो 8 घंटा यहाँ भी 13 रुपये मिला तो बहुत खुश हो गया। अरे यार, मुंबई तो बहुत अच्छी नगरी है, यहाँ पे अपना सब कुछ जम जाएगा करके मैंने चला। कुछ दिन तक मैं काम करते गया। फिर ऐसा हुआ ना, एक हादसा हो गया था उस दौरान। फिल्म लाइन में काम करते में एक हादसा हुआ था। जब नसीब पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, वहाँ पे एक कामगार को लग गया और वो मर गया था। तो तब मालूम पड़ा कि यार, इंडस्ट्री में रहने के बावजूद अपना कोई इधर है ही नहीं लगता है। इसमें ऐसा अगर कोई मर जाएगा तो क्या करेगा अपन लोग, तो मेरा कौन वाली है। तो सोचा, फिर मैंने क्या किया, थोड़ा टाइम के लिए इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया। फिर मैं तुरंत मिल में गया। मिल मजदूर में मैं भाईकला में एक मिल थी, न्यू ग्रेट मिल के अंदर मैं फोल्डी में काम करता रहा। तो फोल्डी में काम करता रहा तो वहाँ पर भी 2 साल मैंने काम किया। 18 जनवरी 1982 में जो स्ट्राइक हुई मिल कामगारों की, तो सब दुनिया को पता है। उसके ऊपर सारी मुंबई जितने मिल कामगार थे सब उद्ध्वस्त हो गए। कौन कहाँ गए। उसमें से मैं बच के वापस मेरी फिल्म लाइन में आ गया। और जिस दिन स्ट्राइक हुई थी डिक्लेयर, उसी दिन मैं 18 जनवरी 1982 को देश प्रेमी पिक्चर का शूटिंग कर रहा था। मैं देश प्रेमी की शूटिंग कर रहा था, तो इसी तरह से वापस मैं इंडस्ट्री में आ गया कि भाई मरता क्या ना करता, जाए तो जाए कहाँ। ये सोच समझ के मैं रह गया, भाई चलो ठीक है, आज मेरा यही है। क्योंकि स्ट्राइक वो मिल कामगारों की तब भी खत्म नहीं हुई ना, आज भी खत्म हुई है। मतलब यही था कि भाई जाऊँ किधर जाओ, इधर जाए तो कुआ, उधर जाए तो खाई, जाए तो किधर जाए। इसलिए वापस मैं अपनी जगह पे आ गया। फिर मेरी इंडस्ट्री में ही चालू हुई, मुलाकात चालू हो गई। फिर मैं वसंत काटकर जी के पास आया।
तो वसंत काटकर साहब के पास मैं काम करता रहा। इन दोनों में क्या हुआ, उनके पास अब्दुल भाई मोल्डी में काम करते थे और नारायण दादा बैकग्राउंड में काम करते थे। तो ये त्रिमूर्ति उस टाइम बन गई थी। तो त्रिमूर्ति बनते बनते इन्होंने क्या किया, मजदूरों के हक के लिए एक संस्था बनाई थी। वो संस्था का नाम है फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन। वो संस्था को इन्होंने 3 सितंबर 1983 में रजिस्टर किया। वो संस्था रजिस्टर होते ही उसमें सबसे पहले मैंने अपना लोगों का कार्ड बनवाना चालू कर दिया। मेरे पास सारे फॉर्म आते थे। शुरू में 1 रुपया फी होती थी कार्ड की, 1 रुपया फॉर्म की फी लेके हमने काम चालू किया। काम करते गए। उस दौरान 83 में एक सेट लगा था बहुत बड़ा उत्सव का। वो सेट के ऊपर भी बहुत से लोगों को हमने मेंबर बनाया। हाँ, वहाँ पर एक नाम और मैं लूँगा, सुधाकर के एक अपने मोहल्ले असिस्टेंट थे। उन्होंने भी एसोसिएशन के बारे में बहुत सारी हेल्प की थी और वो और मैं दोनों एसोसिएशन के सारे मेंबर को बनाते गए। मैं आज मेरा कार्ड नंबर 173 है उसमें। आज वहाँ पे 46,000 के ऊपर हमारी आबादी हो गई है। तो हमने ऐसी तरह से शुरुआत की है। तो काम करते गए। काम करते हमको बहुत सारा लोगों के बारे में सोचने का अंदाज आ गया। लोगों को कैसा उनका जो दुख दर्द मालूम पड़ गया। 8 घंटे के शिफ्ट, 12 घंटे के शिफ्ट लोगों का नहीं मिलता था। तो एक संस्था के नाम पे हम लोगों ने वसंत दादा के हाथ मजबूत करने के लिए हम सब लोगों ने कसम खाई और हम लोग उनका हाथ बढ़ाते रहे। ऐसे करते क्या हुआ, फिर मैं ट्रेजर भी बन गया एसोसिएशन का। 4 साल में ट्रेजर रहा। 4 साल के बाद फिर मैं सीनियर चेयरमैन रहा। सीनियर चेयरमैन रहने के बाद जनरल सेक्रेटरी रहा। 6 साल जनरल सेक्रेटरी रहने के बाद 2013 तक मैं वहाँ पे कार्यरत रहा। मगर इन बिटवीन मैं 1991 में अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया था और मैंने अपना पिक्चर में काम करना चालू किया था। क्योंकि संस्था मेरी जो है, एसोसिएशन मेरी है, वो मतलब मेरा एक सोशल वर्क था जिससे मेरा घर नहीं चलता था, क्योंकि वो सोशल वर्क था। और हमारे गुरु लोगों ने हमको नहीं कभी सिखाया कि सोशल वर्क ही करने का, तो सोशल वर्क करने का वो अपना अलग रहेगा। और मैं अपने काम करते रहे और अपना फील्ड का भी काम करते रहे, वर्कर का भी काम करते रहे, लोगों के बारे में मालूम पड़ते रहा। तो मैं इसी साल में आर्डर का भी जो ट्रेजर रहा 4 साल, वहाँ पर भी जनरल सेक्रेटरी रहा, वहाँ पर भी सीनियर वाइस चेयरमैन रहा। मैंने फेडरेशन का भी 4 बार ट्रेजर रहा। मैंने सारी लोगों के बारे में जो भी सोच रहा था मैंने कर लिया। क्योंकि देखिए, प्रोड्यूसर्स वर्कर्स के बीच में हम लोग संस्था बन के रहते थे। तो वर्कर को अगर कोई न्याय नहीं मिलता था, उसका पैसा निकाल के देना हम लोग समझते थे भाई इसका पैसा मिलना चाहिए। और प्रोड्यूसर को भी बोलते भाई ये आप ऐसा है। दोनों का एक घाट होता है कि वर्कर और प्रोड्यूसर क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। इसलिए हमारा ये सोच था कि वर्कर का पैसा मिलना चाहिए, प्रोड्यूसर का ही काम होना चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी ने पैसा नहीं दिया, वो हर कोई मेंबर हमारा आज भी दुश्मन रहेगा, क्योंकि वर्कर का पैसा भाई मिलना ही मिलना है, क्योंकि वो रोजी कमाने वाला आदमी है, उसको तो पैसा मिलना चाहिए। तो ऐसा हुआ सर, काम करते गए हम लोग, काम करते गए। आज भी हम वही काम कर रहे हैं। आज भी जनरल सेक्रेटरी साहब से काम कर रहा हूँ। अभी महामारी आई, उस दौरान हम लोगों ने भी हमारी संस्था के तरफ से कम 50 लाख के करीब लोगों को हमने बांटा। हर एक लोगों के ऊपर 3-3 हज़ार रुपये हमने दिया। इन बिटवीन एक संस्था हमारे पास आई थी, जो उपेंद्र चांदना जी हमारे लीगल एडवाइज़र है, उनके मार्फत हमें एक संस्था मिली थी। उन्होंने कुछ अनाज प्रोवाइड किया था। वो अनाज हमने लॉकडाउन के अंदर हर एक मेंबर के घर तक पहुंचाने की जवाबदारी की। क्योंकि देखिए क्या होता है, हर एक मेंबर एक लॉकडाउन के अंदर बहुत बड़ी महामारी आई देश में। पहली बार किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि लोग सब मुंह ढक के चले जा रहे। कुछ लोग उसके ऊपर बहुत सारे तो नुस्खे बता रहे कि आदमी किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा, इसलिए सब लोग मुंह ढके रहे। मगर देखिए, महामारी है तो उसका तो सबको मुकाबला करना ही है। आज हम लोग बहुत उसका सब लोग सामना कर रहे हैं। अभी एक सामना करते हैं तो हमें क्या लग रहा है कि भैया हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर सारी बात करना चाहिए। आज हमारा एक दिक्कत आ रहा है, खाली प्रोड्यूसर साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि लोगों का पैसा हमको बार बार मांगना ही पड़ता है। जबकि काम करते हैं हम लोग, अब महीना करते हैं, मंथली करते हैं, पर डे वाइज करते हैं, मगर जैसे खत्म होता है काम तो कोई पैसा देता नहीं है। हमको बार बार उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो मुझे सख्त इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन है कि सर आप मुखिया हो,
आप हमारे परिवार के एक मुखिया हो, तो हम लोग आपके पास पैसा बार बार मांगे क्यों? क्यों मांगे हम पैसा? क्या होता है इसमें कि हम आपसे लोन नहीं मांग रहे, ना कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं मांग रहे, मैं तो मेरा मेहनत का पैसा मांग रहा हूँ, वो भी आप नहीं दे पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में आज भी बहुत बड़ी दूरियां है। इसको जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश सब लोग को करना चाहिए। मजदूर को भी एक पाउल आगे जाना चाहिए, प्रोड्यूसर को भी एक कदम आगे आके, मतलब ये हमेशा ऐसे रहने वाली बात करना चाहिए। अभी रही बात क्या हो रहा है आजकल, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गया हमारे बीच के अंदर। प्रोड्यूसर ने क्या किया है कि भैया अपना थोड़ा सा टाइम नहीं देने का है तो एक ही आदमी को जाके कॉन्ट्रैक्ट दे दो। आजकल देखिए आर्ट डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है, डांस मास्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है, हर कोई आके कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करता है। उसमें क्या होता है, देखिए तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। हमेशा ये रहता है कि जो आदमी बड़ा बनता है वो छोटी मछली को थोड़ा दबा के उसका ना पैसा देगा, ना उसका मेहनत ज़्यादा करवाता है, और वो अपना आपको बड़ा बनना चाहता है। और उसी सिलसिले में क्या होता है कि लोगों के पैसे भी मारे जा रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? आदमी लोग का, वर्करों का, टेक्नीशियन का। क्योंकि क्या है कि आज फिल्मों का रेशियो जो है ना करोड़ों हो गया है। एक ज़माने में आप मेरे को याद है जब हम लोग पहले आए थे 9 करोड़ की फिल्में बनती थी। हाईएस्ट बजट हमारा 9 करोड़ का था, मुझे लगता है रजिया सुल्ताना। आज मुझे बताइए रजिया सुल्ताना 9 करोड़ था, आज किधर 500 करोड़ 1000 करोड़ की फिल्में बन रही है। टेक्नीशियन है कहाँ भाई? टेक्नीशियन को क्या मिल रहा है? 8 घंटा 12 घंटा 18 घंटा काम करने के बावजूद उसके जेब में जा क्या रहा है? ये रेशियो है, ये रेशियो है नहीं। ये आर्टिस्ट, ये टेक्नीशियन, ये कहीं ना कहीं ये कम होना चाहिए। क्योंकि माना आर्टिस्ट हमारा है, उसको तो पैसा मिलना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर ही पिक्चर बिकती है। मगर ये नहीं कि अकेला आदमी आके सारी प्रोजेक्ट बना पाता है। उसके लिए सारे लोगों का ध्यान होना चाहिए और सारे लोग उसके लिए जवाबदार है। सब कुछ के लिए टीम वर्क है। एक अकेला कोई नहीं होता है, ये टीम वर्क होता है। टीम वर्क होता है तो फिर एक को दर्जा दिया जाता है, एक को नहीं दिया जाता। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो हर एक आदमी ने इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। आजकल एक्सीडेंट ज़्यादा होने लगे हैं, आजकल एक्सीडेंट होने लगे क्योंकि लोग नहीं सोच रहे अभी क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, प्रिकॉशन कोई चीज़ का नहीं ले रहे। तो मेरी सब लोग को ये दरख्वास्त है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सर नहीं, इंडस्ट्री में आप आए हो तो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करो। जिन लोग काम कर रहे हो उनका पैसा दे दो। आजकल क्या हो रहा है, काम करने के बाद भी 90 दिन का एक प्रोजेक्ट आके समझ में आ रहा है। जैसे जैसे हमारे क्षेत्र में कारपोरेट आई है, कारपोरेट में क्या हुआ है, 90 दिन आ गए। सर एक बात बताओ, देश का ऐसा कौन सा कानून है कि 90 दिन के बाद उसको सैलरी मिलेगी? हर एक कंपनी में काम करने वाला आदमी मंथली सैलरी पा लेता है। 1 तारीख हो, 3 तारीख हो, 5 तारीख हो, 7 तारीख हो, बारी 10 तारीख। 10 तारीख के पहले तो सबको सैलरी मिलती है। फिर हम लोगों ने क्या बिगाड़ा भाई? हम लोग को 90 दिन क्यों? मैं सारी चैनल को बोलता हूँ कि भाई 90 दिन का ये प्रोजेक्ट आपका क्यों है? और यही जब चैनल इंडिया के बाहर जो फॉरेन कंट्री में जाती है उनका कानून अलग है, वहाँ पे कारपोरेट का, वहाँ पे तो डेली पैसा मिलता था, डेली उनके। तो हम लोगों के ऊपर दुसाभाव क्यों? हम लोगों ने क्या बिगाड़ा आपका? हम भी इंसान है, हमको भी इंसान की तरह जीने का हक है। और हम कोई गलत नहीं कर रहे, गलत नहीं मांग रहे। हम ये नहीं बोल रहे हम हमको एक्स्ट्रा पैसा दो, नहीं। हम जो काम कर रहे हैं उसी का मेहनत ताना ही हमको दो, मगर टाइम पे दो। हम लोग को अपनी प्रॉब्लम बताए कि आपसे पैसा लेना नहीं है। मैं ये नहीं बताऊंगा मेरे बच्चों की फी भरनी है, मेरे बच्चों को ऐसा करना है, मेरे बच्चों को ऐसा करना नहीं। भाई मैंने काम किया है तो उसका पैसा आप दो। मेरे को बार बार आपको पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये बात जरूर बोलूँगा कि एक परिवार के आप मुखिया हो और इंडस्ट्री हमारी ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे वर्कर, टेक्नीशियन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तो ये हमारा जो अपनापन है, इसको जो अपनापन बोलते हैं ना, इसको हमको सही ढंग से, सही मायने से लेके चलना चाहिए। खाली खाना खाने तक हम लोग सही है, साथ बैठ के सही है, डायरेक्टर बैठ रहा, प्रोड्यूसर बैठे, हम लोग खाना खा रहे, ओके भाई ठीक है। मगर पैसा देने की बात आती तो भी नहीं, वर्कर नहीं, टेक्नीशियन नहीं, उसको 90 दिन का नहीं। इसको सब लोग को बदलना पड़ेगा, इसके खिलाफ सबको लड़ाई देनी पड़ेगी। और इस तभी तो हमको लगेगा कि भाई हम सारे भारतवासी है। बचपन में हमको सिखाया जाता है, स्कूल में प्रतिज्ञा दी जाती है ना, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव है। कहाँ से बांधव है भाई? जब पैसा मांगा तो बुरा, ये नहीं है सर, ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ जा रही है। इसको हमें अच्छा नहीं लगता ये सारी बातें को, क्योंकि मजदूर का पैसा उसको मिलना चाहिए। आज मजदूर की हालत देखिए,
मजदूर को आपने देखा नहीं है, क्योंकि मजदूर आज मजबूर हो गया है आपसे पैसा मांगने के लिए। आपको ये नहीं समझ में आता है कि भाई उन्होंने काम किया, उसका पैसा देना चाहिए, उसका पैसा आप दे दो। सब टेक्नीशियन को पैसा दे दो, टाइम पे दे दो, वो भी आपके साथ हाथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगा। कौन सा ही प्रोजेक्ट प्रोड्यूसर अकेला नहीं बन पाता है जब तक सारे लोग उसके साथ सपोर्ट में हो। इंडस्ट्री का दर्जा तो भाई हमको मिला है, मगर क्या हम लोग को अभी करोड़ों रुपए जो हम लोग दे रहे संस्थाओं को, गवर्नमेंट को देते हैं, हम लोग को क्या मिला है? आज मुझे बताइए, माथाड़ी कामगार, बीड़ी कामगार, सबको कुछ ना कुछ मिला है, हमें कुछ नहीं मिलता है। 1983 में एक एक्ट आ गया, उसके अंदर भी हम लोग को शामिल नहीं किया गया। असंगठित क्षेत्र के हिसाब से हम लोग आज भी है। 2000 फिल्में बनती है साल में, 2000 फिल्मों का आप रेशो निकाल लीजिए, 9,500 थिएटर है पूरे भारतवर्ष में, तो 2000 फिल्में का करोड़ों रुपए हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं। करोड़ों रुपए की नकद उनके पास जाती है, टैक्सेज जाते हैं, सभी टैक्स जाते हैं, हमें पीछे कुछ नहीं मिला है। आज मुझे बताइए, इतना सारा होने के बावजूद भी हमारे पास कुछ भी नहीं आया है। मैंने लेटर लिखे सारी जगह पे, मेरे संस्था के माध्यम से निर्मला सीतारामन जी को लिखा, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा, तो जवाब कुछ नहीं आया। हमने वही पूछा कि भाई आपने जो बजट भी सादर किया था 20 लाख करोड़, कहाँ है, किसके ऊपर है वो, उसमें हम लोग क्यों नहीं है? क्योंकि आज मुझे बताइए, लॉकडाउन में सारे धंधे बंद थे, खाली एक धंधा चालू था जो टीवी, और सब लोग को टीवी ने ही रोक के रखा था लॉकडाउन के अंदर, वही खाली देख रहे। भले प्रोग्राम रिपीट क्यों ना हो, क्योंकि बचपन में हमने रामायण देखी थी, बचपन में महाभारत देखी थी, वापस 40 साल बाद हमने देखी। क्यों? बिकॉज ऑफ टीवी, बिकॉज ऑफ मनोरंजन। तो भाई हम मनोरंजन कर रहे हैं ना, मनोरंजन कर रहे, तो इंडस्ट्री को, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को आप क्यों ऐसा दर्जा नहीं दे रहे? लोगों के ऊपर, उसके ऊपर इतना करोड़ रुपए है, वो खर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? आज भी हम उधर ही बैठे हुए, इसके ऊपर कौन सोचेगा? किसके दिमाग में आएगा सारी बातें? हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, आज अब नए जो हमारे एमपीज आए हैं, उन्होंने एक बात ज़रूर बोली थी, मुझे याद है, रवि किशन साहब ने एक बात ज़रूर बोली थी, कलाकार जो है, कलाकार अभी तक असंगठित है, उसको संगठित करना पड़ेगा। मैं भी उस क्षेत्र में आया हूँ, मैं बाजी मार लूँगा। उनका क्या ना, मेरा नहीं, उन्होंने बोला था कि मैंने बाजी मार ली, मैंने सब कमा लिया है, मगर बहुत सारे कलाकार ऐसे, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के ऊपर सोचना चाहिए। हालांकि इंडिया के हमारे देश में बहुत सारे लोकसभा के एमपीज हमारे इंडस्ट्री से भी गए, मगर हमारे इंडस्ट्री के लोगों के बारे में उन्होंने सोचा नहीं। हाँ, एक्सेप्ट उसको खाली साउथ की इंडस्ट्री में उनके लिए बहुत कुछ किया। वहाँ पर जैसे टी रामाराव जी थे, तुम्हारे यहाँ अपने एम रामचंद्रन जी थे, उन्होंने उनके लिए बहुत, जयललिता जी थी, ये इंडस्ट्री के होने के बावजूद उन्होंने अपने लोगों के लिए किया। वो लोग को मैं आज ही धन्यवाद देता हूँ, और उनका मैं जैसा ही तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सारा वो हमारे लिए किया। एज एन आर्ट डायरेक्टर आपका जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, इंडस्ट्री में आने के बाद से अभी तक का, कुछ खास उसकी बात बताइए। सर क्या है, एक बात बताऊँ आपको कि आर्ट डायरेक्टर एक फिल्म का एक आत्मा हो जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आर्ट की सिवा कोई भी फिल्म, उसके अंदर जो रंगत आती है ना, वो आर्ट डायरेक्टर भर देता है। आर्ट डायरेक्टर के साथ अभी काम मैंने शुरू जो किया था, पहला ए रंगराज जी के साथ काम किया था मेरी स्ट्रगल पीरियड में, जब मेरा ग्रुप ही था उस टाइम आरके के अंदर जितने फिल्में बनी, तब मैं शुरू में आया था, तो हेल्पर में, कारपेंटर में जो मिला वो काम करता रहा, क्योंकि भाई पैसा था, चाहिए था पेट पालने के लिए। मुंबई में जब आया था तो दूसरा क्या था, हमारे पास कुछ नहीं था, तो करते गया था काम। तो रंगराज जी के साथ में काम करते करते मैं लगता है 83-82 के बाद मैं वसंत दादा के साथ आया, वसंत काटकर जी के साथ आया, तो उनके साथ काम करते रहा। उनके साथ काम करते मैं उनके साथ ही आशीन बना, पहले आशीन बन के उनके साथ काम करते रहा। बहुत सारी फिल्में जो उन्होंने की वो भी हमने की है, मगर मुझे ब्रेक मिला वो सुनील अग्निहोत्री साहब ने दिया, कि सुनील अग्निहोत्री साहब के पास हमने बहुत सारी सीरियल की थी। जगन सीरियल जब हम कर रहे थे तभी उन्होंने बोला कि भैया ये सीरियल तो आगे की सीरियल मेरे तू कर देना। तो मैंने बोला नहीं सर, जो वसंत दादा को आए उनको करने दो, क्योंकि उनके साथ मैं अगर काम किया हो तो उनका काम छीनना मेरा कतई हक नहीं बनता था। तो उन्होंने बोला नहीं रे, उनका बजट नहीं है, मेरे को बड़ा प्रोजेक्ट आएगा, दादा करेगा, ये छोटा प्रोजेक्ट है, तू कर ले। तो मैंने दादा से पूछा भाई दादा क्या करूँ? बोले नहीं तू कर ले, तू कर ले, बोले तो तेरे को कभी कम जरूरत पड़ेगी, तेरे को मैं हूँ ना, तेरे पे जाके कर ले। तो मैं जाके मैं इंडिपेंडेंट आर्ट डायरेक्टर बना। पहली सीरियल मेरी आ गई थी आ गले लग जा, उसके बाद में मैंने उनकी चिलवा पर सीरियल की,
दास्तान हतीम भाई के साथ मैं दर्शन दादा के पास आश्रम में करता था, उसका सारा मेरे को तजुर्बा आया था इसका फैंटेसी का। तो उनकी सीरियल आई थी कहानी चंद्रकांता की, तो भी मैंने इंडिपेंडेंट की। वो फिल्में भी मैंने इंडिपेंडेंट की। एक फिल्म मराठी के लिए मैं 2005-06 में मुझे लंदन ले जाने का मौका मिला था कि पिक्चर लंदन पे आधारित थी, तो मुक्काम पोस्ट लंदन ये फिल्म के लिए मैं वहाँ पर गया था और काम करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। अभी भी एक ऑर्डर गया था, जनवरी में गया था बरेली, उसके बाद मार्च में गया था महाबलेश्वर। अभी लॉकडाउन में थोड़ी सी हालत, अभी तक कोई प्रोजेक्ट जो बनने वाला था वो सारे आगे पीछे हो रहे हैं। मगर वसंत दादा ने सारी फिल्में की, उनके साथ मैं रहा हूँ, उसमें बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ काम करने का मौका मिला। राज कपूर जी के साथ राज कपूर साहब जो इंडस्ट्री के इतने बड़े शोमैन हैं, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। मनमोहन देसाई के साथ उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में, मल्टी स्टारर फिल्में दी। क्या था, जब बचपन में आया था ना तो अमिताभ बच्चन जी को देखने का बहुत तमन्ना करती थी। वो तमन्ना मेरी पूरी हो गई थी मुंबई आने के बाद, क्योंकि भाई सारी फिल्में बचपन में उनकी देखता था, 4-4 बार 5-5 बार फिल्में देखता था बच्चन साहब। तो वो कहीं ना कहीं एक तमन्ना थी और तमन्ना लेके मुंबई में आया था, तो उनके साथ भी काम करने का मौका ज़रूर मिला। काम कर ही रहा हूँ, करता रहूँगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, आर्ट डायरेक्शन एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों के बीच में एक आर्ट डायरेक्टर होता है, क्योंकि जिनकी रिक्वायरमेंट पूरी करना आर्ट डायरेक्टर का प्रथम कर्तव्य होता है। आपकी फ्रेम क्या बनी है, वो फ्रेम को सजाना, कैसे सजाया जाएगा, ये आर्ट डायरेक्टर। अब बहुत से लोग देखिए ना, हम कोई जे स्कूल ऑफ आर्ट से आए नहीं, हम तो भाई एक्सपीरियंस से आए और एक्सपीरियंस अपना काम कर रहे हैं। इसका मतलब कोई ये नहीं बोलना चाहिए, मगर हाँ, अगर हमने कोई भी काम जो आज तक किया है, हर प्रोड्यूसर ने हमको रिपीट किया है, हो सकता है हमने जो काम किया उनको पसंद आया, तभी तो उन्होंने हमको रिपीट किया है ना। तो आप ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से काम करोगे तो आपको कहीं ना कहीं काम मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और आप क्या करिए, किसी को मतलब कम मत सोचिए, जो आपका काम है उसको आपने कंधे पे लेके काम करना है। क्योंकि आर्ट ही ऐसा होता है कि आर्ट डायरेक्टर के पहले ही आर्ट आता है, इसलिए आर्ट डायरेक्टर बोला है। आर्ट डायरेक्टर हमारे कॉस्ट्यूम डिजाइन, हमारी एक संस्था है। कॉस्ट्यूम मुझे बताइए, आप कॉस्ट्यूम, विदाउट कॉस्ट्यूम कोई फिल्म बनेगी ही नहीं, आप देख नहीं पाओगे ऐसी फिल्में भी। इसलिए आर्ट और कॉस्ट्यूम हमको हमारी संस्था है, संस्था के साथ लेके हम लोग को काम करना है और काम करते जाना है। बहुत सारा एक्सपीरियंस एसोसिएशन के माध्यम से भी आया, फिल्में भी आज भी कर रहे हैं। तो मेरी आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट है कि भैया आप ईमानदारी से काम करो, अपना उसमें जी जान से काम करें, क्योंकि आजकल नई नई टेक्निक आई है, नई नई टेक्निक को भी अपना लो। पहला ऐसा नहीं होता था कि भाई हमारे राज्य में, हमारे काल में ऐसा होता नहीं सर। आज आपको हर एक टेक्निक को सीखनी पड़ेगी अगर इंडस्ट्री में आपको खड़े रहना है तो। अगर नहीं तो फिर आपकी मर्जी, मैं कौन होता हूँ आपको बोलने वाला।